नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग आज चर्चा करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जो परीक्षाएँ होने वाली हैं आपकी, जैसे लेखपाल की, जूनियर असिस्टेंट की और भी कई सारी परीक्षाएँ हैं। इनमें 15 अंकों का कंप्यूटर पूछा जाना है और ये लगभग सेम है। सारे के सारे टॉपिक्स जो लेखपाल में है, वही जूनियर असिस्टेंट में है। तो इनके एमसीक्यूज़ करेंगे। ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर हैं। इसमें हम कुछ पीवाईक्यूज़ भी करेंगे, जो आयोग ने दिसंबर 2024 से परीक्षाएँ करवाई हैं। उन्हीं पीवाईक्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे और कुछ नए एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करेंगे। चलिए इसको शुरू करें, लेकिन इससे पहले मैं 2 जानकारियाँ आपको दे दूँ। सबसे पहली जानकारी कि आपको इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ आपको हमारी ऐप पर मिल जाएगी, साथ ही साथ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है? दूसरी बात, अगर आप लेखपाल के लिए तैयार हो रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो इसका जो बैच है, वो हमारे एप्लीकेशन में चल रहा है, तो आप इस बैच से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले देखो, कह रहा है कि सॉफ्टवेयर लाइसेंस के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और बताइए कि उनमें से गलत कौन है। पहला शब्द तो यहीं आ गया, तो एक शब्द का अर्थ समझते चलना है, तभी क्वेश्चन करने में मजा आएगा। सॉफ्टवेयर लाइसेंस, पहला शब्द तो यही है, आपको ये पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होता है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस, ठीक है। लाइसेंस आपको मिल गया, मान लो आप गाड़ी चलाते हो, टू व्हीलर या फोर व्हीलर, आपको लाइसेंस मिल गया, इसका मतलब क्या है, आपको कानूनी वैधता मिल गई। जाओ गाड़ी कहीं भी दौड़ा दो जाके, ये आपको कानूनी वैधता मिल गई। सॉफ्टवेयर का भी ऐसे ही लाइसेंस का मामला होता है। ये होता क्या है, ये वास्तव में सॉफ्टवेयर लाइसेंस एक प्रकार का दस्तावेज होता है। क्या करेगा ये दस्तावेज? एक ऐसा दस्तावेज होता है जो सॉफ्टवेयर के उपयोग के लिए कानूनी दिशा निर्देश प्रदान करता है। अर्थात यह ऐसा दस्तावेज है जो सॉफ्टवेयर के उपयोग के लिए, ध्यान देना, उपयोग के लिए कानूनी दिशा निर्देश है। एक कानूनी दिशा निर्देश है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये कानूनी दिशा निर्देश है तो इसमें कुछ ना कुछ विशेषताएँ होंगी? बोलो भाई, जैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाए, तो उसकी कुछ विशेषताएँ होती हैं, कुछ सीमाएँ होती हैं कि हाँ ठीक है, टू व्हीलर का डीएल है आपके पास तो आप टू व्हीलर चला सकते हैं, इस प्रकार की गाड़ी चला सकते हैं, है ना? इस प्रकार की सुविधाएँ दी जाती हैं। तो अगर ऐसा सॉफ्टवेयर लाइसेंस आपको मिल गया है, तो आपके पास सुविधाएँ भी तो होनी चाहिए। हाँ, सुविधाएँ क्या हैं अर्थात इसकी विशेषताएँ क्या हैं? अनेक प्रकार से इसकी एक विशेषता तो ये है कि अनेक बार आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करें, इसकी एक विशेषता तो ये हो गई। इसकी कीमत के आधार पर भी विशेषता तय होती है। इसके अलावा जो सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड तक उपयोगकर्ता की पहुँच सुनिश्चित हो जाती है। उपयोगकर्ता की पहुँच सुनिश्चित हो जाती है, तो कुछ इस प्रकार की विशेषताएँ हमें प्रदान की जाती हैं। कुछ लाइसेंस हैं, जैसे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण लाइसेंस एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे एक तो आपने लाइसेंस का नाम सुना होगा, अपाचे 2.0 लाइसेंस, ठीक है? अपाचे 2.0। अब अपाचे 2.0 मतलब क्या है? देखो नाम है अपाचे, तो मुझे बताओ इस लाइसेंस को देगा कौन? ये देगा अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ये दे रहा है। किसने दिया? तो ये अनुमति क्या देगा भाई, लाइसेंस है, सॉफ्टवेयर से संबंधित है, तो सॉफ्टवेयर के उपयोगकर्ताओं को मूल जो सोर्स कोड है, उसके उपयोग की अनुमति देता है। इसके अलावा और भी कई सारी शब्दावलियाँ हैं, जैसे मैंने लिखा बीएसडी, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका सीधा-सा मतलब बी फॉर होता है बर्कले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, याद रखो। बर्कले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? बर्कले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। एक और जैसे शब्द है जीएलपी, सॉरी जीएलपी नहीं, आप लिख लो जीपीएल। जीपीएल आपने तारक मेहता में देखा होगा, गोकुल धाम प्रीमियर लीग। तो खैर जीपीएल इसका मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म कंप्यूटर के हिसाब से याद रखो, ये नहीं कि गोकुल धाम मार के तुक्का चले आए। जीपीएल का सीधा सा मतलब है जनरल पब्लिक लाइसेंस, ठीक है? जनरल पब्लिक लाइसेंस, जैसे मैंने लिखा एमआईटी, तो एमआईटी लाइसेंस इसका मतलब क्या है, ये एमआईटी लाइसेंस देता है मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमआईटी मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो एमआईटी जो लाइसेंस है वो ये संस्थान प्रदान करेगा। इसकी विशेषता क्या होती है, इसकी विशेषता होती है कि भैया
जो कोड होता है उसे पुनः उपयोग पर कम प्रतिबंध आमतौर पर इसमें लगाया जाता है। वापस आओ जरा। अब आ जाओ ऑप्शन पढ़ते हैं। कह रहा है एमआईटी लाइसेंस के लिए सामान्यतया संशोधनों को सार्वजनिक रूप से साझा करना आवश्यक है। ये गलत हो जाएगा। जनरल पब्लिक लाइसेंस जीपीएल फुल फॉर्म जरूर याद रखना। उपयोगकर्ताओं को सॉफ्टवेयर को स्वतंत्र रूप से संशोधित करने और पुनर्वितरित करने की अनुमति देता है। ठीक है। फिर कह रहा है अपाचे लाइसेंस उपयोगकर्ताओं को संबंधित सोर्स कोड साझा करने के लिए बाध्य किए बिना वाणिज्यिक उपयोग और संशोधन की अनुमति देता है। ठीक है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर लाइसेंस ये क्या करता है? सॉफ्टवेयर के पुनर्वितरण और संशोधन को प्रतिबंधित करते हैं। ठीक है। कुल मिला के डी पार्ट यहाँ सही हो जाएगा, सॉरी ए पार्ट सही हो जाएगा। अब आ जाओ सेकंड में। दूसरे में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल डेटा लिंक लेयर पर संचालित होता है। डेटा लिंक लेयर पर पूछ रहा है कौन सा प्रोटोकॉल है जो संचालित होता है। यहाँ पर टीसीपी भी दिया है, डीएनएस भी दिया है, आईपी भी दिया है, पीपीपी भी दिया है। ये सारी की सारी शब्दावलियां, इनके फुल फॉर्म सब याद रखो। पूछे जाते हैं आजकल एग्जाम में, बहुत पूछे जा रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा पीपीपी। सबसे पहले तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये जो पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल तो मैंने लिख दिया है, इसका मतलब क्या है? ये है कैसा प्रोटोकॉल? अर्थात ये है डेटा लिंक प्रोटोकॉल। डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल। ठीक है। और ये आमतौर पर जो पीपीपी है पॉइंट टू पॉइंट, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, अर्थात दो उपकरणों के बीच सीधा कनेक्शन बनाता है। ये इसकी ये विशेषता है, दो उपकरणों के बीच सीधा कनेक्शन बनाता है। ठीक है। कनेक्शन बनाएगा। यहाँ तक आप बात समझ पा रहे होंगे। ऐसे शब्दों से ही इनके अर्थ उठाओ। जैसे ये लिखा है पॉइंट टू पॉइंट, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कनेक्शन स्थापित कर देना। अब जैसे एक शब्द मैंने लिखा टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, सबको अर्थ पता होगा। लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ एआरपी। एआरपी, एआरपी का मतलब क्या है? इसका मतलब है, फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको। इसको कहते हैं एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। याद रखो, एड्रेस रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है। अब सवाल ये आया, दो शब्द आपने पढ़े होंगे, मैंने आपको पढ़ाए भी थे कंप्यूटर में। एक मैंने आपको बताया था एआरपी और एक मैंने आपको बताया था आरए आरपी। दोनों ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं एग्जाम में, लास्ट कुछ एग्जाम्स में। अब सवाल ये है कि ये जो एआरपी है इसका फुल फॉर्म है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। यहाँ भी एआरपी है, ये भी हो गया एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये आर क्या है? आर यहाँ पर क्यों मस्त है अपना? ये आर कहता है कि हमारा नाम है रिजर्व, सॉरी, हमारा नाम है रिवर्स, हमारा नाम है रिवर्स। और यहाँ क्या हो गया? ये हो गया एड्रेस रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब मुझे बताओ, आरएआरपी का मतलब क्या हो जाएगा? रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। केवल और केवल रिवर्स को याद रखना है, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब मुझे बताओ भैया, ये जो एआरपी है ये महोदय क्या करते हैं, और ये जो आरएआरपी हैं ये क्या करते हैं? एक सीधी सी बात समझो। ये मैंने लिखा आईपी एड्रेस और इधर है मैक एड्रेस। ठीक है। आईपी और मैक। एआरपी क्या करता है? एआरपी करता है आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस का पता लगाता है। ऐसे आईपी एड्रेस, सॉरी, एआरपी आईपी से मैक का पता लगाता है। तो ये किसका काम हो गया? ये हो गया एआरपी का काम। अब ये है रिवर्स, रिवर्स मतलब उल्टा हो जाएगा। तो मैक से आईपी का अगर पता लगाना हो तो कहाँ जाओगे? आओगे आर ए आर पी प्रोटोकॉल में। बात खत्म हो गई। तो आर ए आर पी क्या है? रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और ये मैक एड्रेस ज्ञात होने पर आईपी एड्रेस ढूंढता है। ठीक है। वापस आ जाओ। इसमें सही उत्तर क्या होगा? डेटा लिंक आपसे पूछ रहा है, तो डेटा लिंक हो जाएगा पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आ जाओ। थर्ड क्या कह रहा है? कह रहा है कि कौन सा लाइसेंस, फिर से लाइसेंस आ गया, कौन सा लाइसेंस उपयोगकर्ताओं को सॉफ्टवेयर को संशोधित करने की अनुमति देता है और उसी लाइसेंस के तहत संशोधनों को साझा करने की आवश्यकता होती है। ये है सार्वजनिक डोमेन लाइसेंस, अनुज्ञेय लाइसेंस, कॉपी लेफ्ट लाइसेंस या स्वामित्व। ये सही उत्तर होगा सी पार्ट, कॉपी लेफ्ट। अब मैं एक दो दो पॉइंट लिखता हूँ यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट बहुत पूछ जाते हैं।
मैंने लिखा, गौर करना, मैंने लिखा वीक कॉपी लेफ्ट, वीक कॉपी लेफ्ट लाइसेंस। इसके संबंध में एक सवाल बड़ा शानदार पूछा जाता है एग्जाम में आपके। आपसे कहेगा कि मुझे बताओ, वीक कॉपी लेफ्ट लाइसेंस जिसे अन्य कंपनियों एवं संगठनों के द्वारा अपनाया गया है, कोई कंपनी है या फिर संगठन, इसके द्वारा अपनाया गया है, इसका नाम क्या है? नाम है मोजिला, मोजिला लाइसेंस। ठीक है। अब मुझे एक बात और बताओ, ये जो लिखा है कॉपी लेफ्ट, कॉपी लेफ्ट, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दो। कॉपी लेफ्ट का मतलब क्या होता है? कॉपी लेफ्ट वास्तव में एक विधि होती है ये, और ये विधि ऐसी होती है जिसका आमतौर पर उपयोग करके कोई सॉफ्टवेयर हो या फिर दस्तावेज हो, उसे संशोधित कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें? एक ऐसी विधि जिस विधि का हम उपयोग करके क्या करेंगे? उपयोग करके कोई सॉफ्टवेयर है या फिर कोई दस्तावेज है, तो सॉफ्टवेयर या दस्तावेज को हम कर सकते हैं संशोधित। ठीक, कॉपी लेफ्ट है। और इसे वापस ओपन सोर्स समुदाय में वितरित कर सकते हैं। तो अब वापस आओ जरा। कह रहा है कि सॉफ्टवेयर को संशोधित करने की अनुमति देता है और उसी लाइसेंस के तहत साझा करने की आवश्यकता होती है। नाम हो जाएगा कॉपी लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। चौथा क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये कथन दिए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 2025 का संदिग्ध ईमेल है? अच्छा, ये शब्द आया संदिग्ध ईमेल, इसका मतलब समझ रहे हो आप? यहाँ पर आओ, मैं समझाता हूँ। देखो, अगर कोई ईमेल संदिग्ध है, संदिग्ध का मतलब क्या है? जस्ट वेट। संदिग्ध ईमेल, अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं हम। इसका एग्जांपल लेते हैं, मान लो मिल्क का, दूध का। ये एक पात्र है, इसमें दूध भरा हुआ है। अब इसमें किसी ने बता दिया कि भैया ये दूध नहीं है, ये है संदिग्ध आइटम। दूध तो नहीं है, बस इतना पता है, लेकिन ये डाउट है इसमें कि कुछ और है, दूध जैसा दिख रहा है। तो हम इसकी क्या करेंगे? हम इसकी करेंगे जांच। अच्छा, अगर हमने कहा कि भैया ये दूध तो नहीं है, लेकिन हाँ दूध के जैसा है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है दूध कैसा होता है? दूध सफेद होता है। तो दूध सफेद, दूध के जैसा होगा, सफेद होगा। ठीक है। और गर्म करेंगे तो ऊपर मलाई पड़ जाएगी, कुछ इस प्रकार की विशेषताएं इसकी होंगी, लेकिन ये दूध नहीं है, इतना तो पक्का पता है। ऐसे ही संदिग्ध ईमेल होता है, कोई ईमेल है लेकिन उसमें कुछ सूक्ष्म बदलाव कर दिए गए हैं, जिससे वो संदिग्ध ईमेल के रूप में आपके सामने पेश कर दिया गया है। अर्थात संदिग्ध बदलाव क्या हो सकते हैं? जैसे हो सकता है कोई ईमेल हो, उसकी वर्तनी गड़बड़ कर दी गई हो, उसकी वर्तनी में गलती होगी। ठीक है। हो सकता है उसका कोई अक्षर हो, कोई अक्षर हो तो अक्षर का प्रतिस्थापन कर दिया गया हो। प्रतिस्थापन, जब जब आप एकदम से देखें तो आप उसमें अंतर न कर पाएँ, कुछ ऐसा, है ना? जैसे मैं क्या बताऊँ आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे? एग्ज़ाम्पल के तौर पर जैसे ले लो वुडलैंड, वुडलैंड आपने इसके जूते खरीदे, तो वहाँ पर कुछ लोकल भी आते हैं मार्केट में, तो हो सकता है WODLAND लिखा हो, इस प्रकार से, अक्षरों का प्रतिस्थापन कर दिया गया हो, है ना? इसके अलावा और भी कई सारे सूक्ष्म बदलाव किए जा सकते हैं। सूक्ष्म बदलाव किए जा सकते हैं। तो संदिग्ध ईमेल वास्तव में है क्या? ऐसा ईमेल जिसमें वर्तनी की गलती हो, अक्षर प्रतिस्थापित कर दिए गए हों, कोई सूक्ष्म बदलाव किया गया हो जिसे हम पहली नज़र में पहचान ना पाएँ। तो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझो, मैं मैं साइट लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा PAYPAL पेपाल डॉट कॉम, ठीक? ये मैंने लिखा। अब अगर हमें इसमें संदिग्ध कुछ बदलाव कर देना है, तो ये एल लिखा है, हम इसमें क्या कर देंगे? PAYPA, यहाँ पर मैंने एक आने के लिख दिया, 1 2 3 वाला एक, डॉट कॉम। ये आप इसको देख पा रहे हो? इसको देखो और ऊपर वाले को देखो, सेम सेम लग रहा है, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गई थोड़ी-सी। जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं और आपको बताता हूँ। मैंने लिखा MICRO माइक्रो SOFT सॉफ्ट डॉट कॉम, ठीक? अब यहाँ पर ये सही लिखा है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा-सा बदलाव करूँगा। मैंने लिखा माइक्रो SFT डॉट कॉम। क्या ये माइक्रोसॉफ्ट लिखा है? नहीं, ये था ओ, ओ फॉर ऑरेंज, अल्फ़ाबेट वाला, तो ये सही था। यहाँ मैंने ओ की जगह लिख दिया है 0, बदल गया। ये हो गया संदिग्ध ईमेल।
ठीक है, बातें समझ पा रहे हो? अब यहाँ पर आ जाओ, एग्ज़ाम्पल देख लो। ये लिखा है गूगल.com बिल्कुल ठीक है। ये लिखा है माइक्रोसॉफ्ट देखो 0 धर दिया यहाँ पे, गलत हो गया। ये लिखा है माइक्रोसॉफ्ट बिल्कुल ठीक है। सपोर्ट ठीक है, ये गलत हो गया, है ना? ऐसे देखो। इसके बाद आ जाओ 5वें नंबर पे। कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स एक मेमोरी प्रबंधन तकनीक है जो भौतिक मेमोरी रैम को बढ़ाने के लिए हार्ड ड्राइव के एक हिस्से को वर्चुअल मेमोरी के रूप में उपयोग करती है। बताओ भाई, क्या करोगे आप? फिर से समझो। यहाँ पर भरो क्या होगा कि एक मेमोरी प्रबंधन तकनीक है वो, जो भौतिक मेमोरी यानी रैम को बढ़ाने के लिए हार्ड ड्राइव के एक हिस्से को वर्चुअल मेमोरी के रूप में इस्तेमाल करता है। इसे कहते हैं पेजिंग। पेजिंग कहते हैं इसको। ठीक है? आमतौर पर ये भंडारण तंत्र होता है और एक शब्द पेजिंग से ही संबंधित है, इसको लिख लो ज़रा। ये मैंने लिखा पेजिंग सिस्टम। पेजिंग सिस्टम में आपसे पेज टेबल पूछा जाता है। ये क्या है भाई? पेज टेबल। एक लाइन का सवाल पूछा जाता है और आपको उत्तर देना होगा। ये है क्या? ये वास्तव में वर्चुअल एड्रेस का फिजिकल एड्रेस में अनुवाद करता है। वर्चुअल एड्रेस का फिजिकल एड्रेस में फिजिकल एड्रेस में अनुवाद करना। अनुवाद करना। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। फिफ्थ का सही उत्तर हो जाएगा पेजिंग। अब मैं आपको लिए चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो जरा 6 को। कह रहा है इंटरनेट सेवा का उसके प्रोटोकॉल से मिलान कीजिए। ये इंटरनेट सेवाएं दी हैं, अब आपको इनके प्रोटोकॉल से मिलान करना है। फिर उसी हिसाब से सही उत्तर चयन करना है। यहाँ पर लिखा है ईमेल। ईमेल में आप मिला दो एसएमटीपी, पीओपी, आईएमएपी। इससे प्रोटोकॉल, ये जो प्रोटोकॉल्स दिए हैं ये ईमेल से संबंधित है। ठीक है? यहाँ पर लिखा है न्यूज़ ग्रुप्स। यहाँ पर लिखा है इंटरनेट टेलीफोनी। इंटरनेट टेलीफोनी से आप मिलाओगे वीओआईपी को, इसे मिला दो। फिर लिखा है चैट। चैट को आप किससे मिलाओगे? इंटरनेट रिले चैट, आईआरसी से मिला दो। अब ये लिखा बचा न्यूज़ ग्रुप्स, तो न्यूज़ ग्रुप्स को मिला दो एनएनटीपी से। अब यहाँ पर 2 आपको दिख रहे होंगे एनएनटीपी, वीओआईपी। इनके फुल फॉर्म याद कर लो। एनएनटीपी। ठीक? और ये लिखा वीओआईपी। पूरे नाम पूछे जाते हैं। एनएन का मतलब क्या हो जाएगा? नेटवर्क, नेटवर्क न्यूज़। टीपी मतलब हो जाएगा ट्रांसफर, ट्रांसफर। और पी का मतलब हो जाएगा प्रोटोकॉल। और वीओआईपी का मतलब क्या है? वॉइस। गौर करना। वी फॉर है वॉइस ओवर, आई मतलब हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक? वापस आओ जरा। तो सारे मैच हो गए, अब आप यहाँ से मैच करा लेना, जो भी सही हो उसी के आधार पर उत्तर। क्वेश्चन नंबर 7वें में आओ। कह रहा है कि इनपुट आउटपुट आईओ प्रबंधन तकनीक जो बाद में निष्पादन के लिए इनपुट आउटपुट प्रक्रिया डेटा को अस्थायी रूप से द्वितीयक मेमोरी में संग्रहित करती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्पूलिंग। स्कूलिंग नहीं, इसे कहते हैं स्पूलिंग। तो ये तो बात ठीक है। बात ठीक ऐसे है कि इनपुट आउटपुट प्रबंधन तकनीक जो बाद में निष्पादन के लिए इनपुट आउटपुट प्रक्रिया डेटा को अस्थायी रूप से द्वितीयक मेमोरी में संग्रहित करती है, द्वितीयक मेमोरी में, तो उसे कहते हैं स्पूलिंग। अब यहाँ पर एक शब्द लिखा है थ्रेसिंग। इसका मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब होता है जब सिस्टम डेटा को बार बार स्वैप करने में बहुत समय लगा दे। ठीक है? और जिससे जो काम है वो असफल हो रहा हो, तो अ, उस प्रक्रिया को कहते हैं थ्रेसिंग। अच्छा, जब काम असफल हो रहा होता है तो इससे परफॉर्मेंस भी धीमी हो जाती है। तो यही है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8वां। 8वें में क्या कह रहा है? कह रहा है कि इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन संचार के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? इसके लिए आवश्यक है लाइन ऑफ साइट। अब यहाँ पर आओ, मैं कुछ इंफ्रारेड से संबंधित शब्द आपको बताता हूँ। मैं यहाँ 2 शब्द 3 शब्द लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा IRLAP, इसका पूरा नाम याद रखो, पूछा जाता है। फिर मैंने लिखा IRLMP, पूरा नाम याद रखो, पूछा जाता है। फिर मैंने लिखा IRCOMM, पूछा जाता है पूरा नाम। IR का मतलब हो जाएगा इंफ्रारेड और LAP का मतलब क्या होगा? L मतलब हो जाएगा लिंक, A मतलब हो जाएगा एक्सेस
पी मतलब हो जाएगा प्रोटोकॉल। अब आ जाओ आईआर मतलब फिर से वही लिख लो, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड एलएमपी क्या है? एलएमपी है लिंक, एम फॉर हो जाएगा मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, लिंक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। अच्छा अब यहाँ पर आओ, आईआर मतलब इंफ्रारेड, और ये सीओएम क्या लिखा है? सीओएम का मतलब लिखा है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? वापस आओ जरा क्वेश्चन में अपने। क्वेश्चन नंबर 8वीं का हो जाएगा बी पार्ट। अब मैं आपको लिए चलता हूँ 9th में। कह रहा है कि ईमेल प्रोटोकॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ईमेल प्रोटोकॉल के बारे में पूछा है। ठीक है, ईमेल प्रोटोकॉल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो वहाँ से भी आप याद रखिएगा। जैसे पीओपी मैंने बताया था, एसएमटीपी बताया था, आईएमएपी बताया था, कुछ याद आ रहे हैं और भी कई सारे। तो खैर वापस आओ जरा। कह रहा है कि कथन पढ़ो और कह रहा है सही बताओ। पीओपी 3 एक आउटगोइंग ईमेल प्रोटोकॉल है क्या? नहीं भाई, गलत है ये, बिल्कुल गलत है। पीओपी 3 एकाधिक क्लाइंटों को एक ही मेल बॉक्स को अधिगम करने की अनुमति देता है। फिर कह रहा है एसएमटीपी ईमेल भेजने के लिए उत्तरदायी है, ये ठीक है। ईमेल भेजने के लिए उत्तरदायी है। फिर कह रहा है आईएमएपी ईमेल को डाउनलोड होने तुरंत बाद सर्वर से हटा देता है। सी पार्ट यहाँ पे सही होना चाहिए। अब यहाँ मैं कुछ आपके सामने प्रोटोकॉल्स रखता हूँ। उन प्रोटोकॉल्स के बारे में जो जानकारी लिख रहा हूँ उनको ध्यान रखना, पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर्स में पूछे भी गए हैं। पीओपी, पीओपी 3 ये मैंने लिखा। पीओपी का मतलब क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और ये 3 क्या है? ये 3 है वर्जन 3। ठीक है, तीसरा संस्करण। इसके अलावा ये है क्या? क्या ये आउटगोइंग है? नहीं, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कैसी विशेषता दर्शाता है? ये इनकमिंग, इनकमिंग विशेषता दर्शाता है, अर्थात ये इनकमिंग प्रोटोकॉल है। क्या मुझे आप बता सकते हो कि पीओपी 3 का पोर्ट डिफ़ॉल्ट क्या होता है? डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है 110। ठीक, और इसका प्रारंभिक संस्करण क्या था? इसका प्रारंभिक संस्करण, ये भी आपसे पूछा जाता है। पीओपी 3 का प्रारंभिक संस्करण आरएफसी 918, आरएफसी 918। इसके अलावा एक इसका पोर्ट और है जो आपको याद रखना चाहिए, नाम है इसका पोर्ट संख्या 995। ये 995 जो है, ये विशेषता इसकी ये है कि ये ऐसा डिफ़ॉल्ट पोर्ट है, हालाँकि ये भी डिफ़ॉल्ट है 110। ये ऐसा डिफ़ॉल्ट पोर्ट है जो मौजूद रहता है एन्क्रिप्शन के साथ। एन्क्रिप्शन के साथ। ये मैं आपको बता चुका हूँ एन्क्रिप्शन क्या होता है, सिफर क्या होता है, सिफर टेक्स्ट क्या होता है, सारी शब्दावलियाँ महत्वपूर्ण हैं। ध्यान से पढ़िए जो लेक्चर्स दिए गए हैं लेखपाल बैच में। पीओपी 3 2 पोर्ट याद रखो, 110 995 डिफ़ॉल्ट पोर्ट, ये एन्क्रिप्शन के साथ है, याद रखिएगा 995। और आगे बढ़ो जरा। मैंने क्या बताया आपको? पीओपी। मैं आपको लिए चलता हूँ एसएमटीपी पे। एसएमटीपी, एसएमटीपी को कहते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कह लो आप इसको। अच्छा मतलब क्या है? क्या माजरा है इसका? क्या विशेषता है इसकी? इसकी विशेषता ये है कि जब भी कभी मेल भेजा जाता है तो वहां पर इसका इस्तेमाल होता है, अर्थात मेल भेजने में ये प्रयोग में आता है। देखो ऑप्शन क्या कह रहा था? एसएमटीपी भेजने के लिए उत्तरदायी है ना? तो एसएमटीपी ये मेल भेजने के लिए उत्तरदायी होता है। एक सवाल बड़ा शानदार पूछा जाता है कि मुझे बताओ एसएमटीपी का मानक टीसीपी पोर्ट कितना है? आप बताओगे 25, 25। एक और है प्रोटोकॉल आई एम के ई। इसका मतलब क्या है? इसको कहते हैं आई फॉर हो जाएगा इंटरनेट, इंटरनेट एम फॉर हो जाएगा मैसेज, ए फॉर हो जाएगा एक्सेस, और पी फॉर हो जाएगा प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अब मुझे बताओ इसकी क्या विशेषता है? इसकी एक ही विशेषता है क्या? ईमेल को डाउनलोड किए बिना एक्सेस करने की अनुमति दे देता है, याद रखो। ईमेल को डाउनलोड किए बिना, एक्सेस करने की अनुमति, एक्सेस करने की ये अनुमति देता है। ठीक है, और आगे बढ़ो जरा। यहाँ पे आओ, क्वेश्चन नंबर 9th का सी, क्वेश्चन नंबर 10th में आओ।
कह रहा है कि कौन सी आईपी एड्रेस रेंज स्वचालित निजी आईपी एड्रेसिंग को इंगित करता है? API-PA। इस शब्द को उठाओ, यहाँ पे आओ। देखो, मैंने शब्द लिया API-PA। सबसे पहले तो आप इसी का फुल फॉर्म बताओ मुझे। इसका मतलब होता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक। P फॉर हो जाएगा प्राइवेट। प्राइवेट आईपी का मतलब हो जाएगा, आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी, और इस ए का मतलब हो जाएगा एड्रेसिंग। एड्रेसिंग याद रखो, ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। ये इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है, इसको बोलते हैं DHCP। इसका भी पूरा नाम याद रखना पूछा जाता है। डी फॉर हो जाएगा डायनामिक। एच का मतलब क्या है? होस्ट। सी का मतलब क्या है? कॉन्फ़िगरेशन। और पी का मतलब हो जाएगा प्रोटोकॉल। याद रखो, DHCP। और इसका जो प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज होती है, इसकी API-PA की, वो होती है 169.24XX। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि नेटवर्क कमांड का उनके कार्य से मिलान कीजिए। इधर कमांड टूल दिए हैं, इधर दिए हैं कार्य। PING का मतलब क्या होता है? PING का सीधा सा मतलब होता है कि ये एक ऐसा टूल है जो जांच करता है। काहे की जांच करता है? ये जांच करता है कि आपका कंप्यूटर किसी दूसरे डिवाइस से जुड़ पा रहा है या नहीं। तो अब यहाँ मैच कराओ जरा। DNS रिकॉर्ड बताता है, गलत हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन भी गलत हो जाएगा। तीसरा सही होगा, डिवाइस के साथ कनेक्टिविटी की जांच करता है। अच्छा, आईपी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये तो सीधा सा है, सिस्टम का आईपी कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। ट्रेसर रूट क्या है? ट्रेसर रूट का सीधा सा मतलब है रूट को ट्रेस करना, यानी नेटवर्कों के बीच पैकेट के पथ को ट्रैक करता है। एनएस लुकअप ये डीएनएस रिकॉर्ड को बताता है, यानी एनएस लुकअप डीएनएस रिकॉर्ड का पता लगाता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर मैच करा लेना। मैं आपको 12 नंबर में लिए चलता हूँ। कह रहा है आईटी उपकरण डिवाइस मिलान करो। एक तरफ उपकरण है, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी है। वायरलेस ईयरबड्स जो होते हैं ब्लूटूथ से संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही है। ए का हो जाएगा पहला। स्मार्ट होम हब क्या करते हैं? ये करते हैं सैटेलाइट। कम दूरी का वायरलेस। कम दूरी का जो वायरलेस है ना, ये क्या है? ये वास्तव में एनएफसी टैग होना चाहिए इसको। तीसरे से मिलेगा जाके ये। अच्छा, स्मार्ट होम ये क्या है? ये है, ये मिलेगा वाईफाई जिगबी या फिर वेब से। और जीपीएस ट्रैकर ये मिलेगा सैटेलाइट आधारित सिग्नल से। ठीक है, सैटेलाइट आधारित सिग्नल। अच्छा, ये एक नया शब्द आया है, इसको जरूर याद रखना। एनएफसी, ये एक नया शब्द है। देखो, मैंने यहाँ पर लिखा NFC। इसका सबसे पहले तो पूरा नाम बताओ। इसका पूरा नाम है नियर, इसको कहते हैं, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, गौर करना। ये लिखा है एनएफसी। एन का मतलब नियर, एफ का मतलब फील्ड कम्युनिकेशन। अच्छा, यहाँ से इसका अर्थ निकालो जरा, दिमाग लगाना थोड़ा सा। नियर मतलब हो गया पास, फील्ड मतलब हो गया क्षेत्र। पास के क्षेत्र में हम संचार करना चाहते हैं। संचार का मतलब बातचीत। एक हम खड़े हैं, एक हमारा दोस्त खड़ा है, एग्जाम्पल के तौर पर हम समझा रहे हैं आपको। हम नियर फील्ड यानी कि पास के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, संचार। तो इसका मतलब क्या है? एनएफसी ये वास्तव में संचार प्रोटोकॉल का एक समूह होता है। संचार प्रोटोकॉल का एक समूह होता है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गई बात। अच्छा, सवाल ये है कि ये मतलब नियर फील्ड है, तो मतलब कितनी दूरी पर ये संचार के लिए सक्षम होता है? दो इलेक्ट्रॉन उपकरणों के बीच लगभग लगभग अगर दूरी 4 सेंटीमीटर की दूरी पर ये संचार करने में सक्षम होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, वापस आओ। तो यही है एनएफसी। एनएफसी का मतलब नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो इस आधार पर आप यहाँ पर आंसर तक पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट देखो, मैं आपको लिए चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 में। डेटा बाइट 1024 कितनी इकाइयों के बराबर होता है? पता है आपको? एक डेटा बाइट बराबर 1024 टेराबाइट। आंसर हो जाएगा डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 14। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बता दो। डेटा को डेटा को रखने के लिए डी रैम को समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, बिल्कुल ठीक है। डी रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, हाँ ठीक है। रोम स्थायी रूप से संग्रहित करती है, ये भी सही है।
अच्छा और आगे बढ़ो ज़रा। और आगे बढ़ते हैं तो हमें ये मिलता है, क्वेश्चन कह रहा है एस रैम डी-रैम की तुलना में 1 मिनट, एस रैम डी-रैम की तुलना में अधिक तेज़ है और महँगी है। हाँ, ठीक है। और यहाँ कह रहा है कि फ्लैश मेमोरी रैम की तुलना में धीमी कहाँ है? ये तो बहुत तेज़ होती है। ये गड़बड़ा गया। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आओ डी-रैम। हालाँकि मैंने बहुत सारी जानकारियाँ डी-रैम के बारे में दी हैं आपको, पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ते रहिए, ठीक है? और ऐसे ही सवाल पूछ जाते हैं। डी-रैम के बारे में सबसे पहला मुझे पॉइंट बताओ जो मैंने आपको बताया था, क्या है ये? ये प्राथमिक मेमोरी का एक भाग होता है। प्राथमिक मेमोरी का ये भाग है। अच्छा, अगर भाग है तो इसकी कुछ और विशेषताएँ होंगी। हाँ, बिल्कुल है। कहते हैं कि प्रति सेकंड इसे कई बार रिफ्रेश होता है ये। कई बार रिफ्रेश की आवश्यकता होती है, अर्थात संग्रहीत जानकारी को इसमें बार-बार रिफ्रेश करना पड़ता है। बार-बार रिफ्रेश अनिवार्य होता है, ठीक है? दूसरी बात इसकी विशेषता हमने क्या बताई थी? एक होता है एसरैम और दूसरा है डीरैम। तो मुझे बताओ इसमें तेज कौन है? एसरैम की तुलना में गति इसकी कम होती है। देखो, एसरैम डीरैम की तुलना में तेज होता है, तो यहीं पर ये भी है, एसरैम डीरैम की तुलना में इसकी डीरैम की इसकी गति थोड़ी-सी कम होती है। अच्छा, अब एक अ, पॉइंट और दिया था, ये दिया था कैश मेमोरी। मुझे बताओ कैश मेमोरी क्या है? ये वास्तव में छोटा होता है, लेकिन तेज़ होता है और ये एक मेमोरी का घटक होता है। छोटा लेकिन तेज़ मेमोरी का घटक है। कहाँ पर होता है ये? सीपीयू और जस्ट वेट, कहाँ पर होता है? सीपीयू और जो मेन मेमोरी होता है उसके बीच ये अवस्थित होता है, ठीक? तो डी गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हो जाएँगे। अब आ जाओ 15 में, 15 क्या कह रहा है? नीचे दिए गए ये कथन है, इनको पढ़ो और बताओ कि कौन-सा सही है। कह रहा है कि वेबसाइटों को होस्ट करने वाले वेब सर्वरों के लिए स्टैटिक आईपी एड्रेस को प्राथमिकता दी जाती है, बिल्कुल ठीक है। जब भी कोई उपकरण नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो स्टैटिक आईपी एड्रेस स्वचालित रूप से बदल जाते हैं नहीं। अगर स्टैटिक ही बदल गया तो कौन बात का ये स्टैटिक? स्टैटिक का मतलब ये स्थिर रहे भैया, स्थायी है। तो अगर बदल गया तो किस बात का स्थायी, है ना? आगे बढ़ो, यहाँ पर आओ जरा। मैंने आपको आईपी एड्रेस बताए थे, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस में मैंने आपको 2 आईपी एड्रेस बताए थे। एक बताया था स्टैटिक, ठीक है? और दूसरा कौन बताया था? डायनामिक। स्टैटिक मैंने क्या बताया था? स्टैटिक में मैंने बताया था कि ये जो आईपी एड्रेस है, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि आईएसपी, इसका भी पूरा नाम पूछा जाता है। भारत में कौन-कौन आईएसपी हैं, उसके बारे में पूछा जाता है। ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, यदि किसी कंप्यूटर को आईपी एड्रेस प्रदान करे तो वो स्थायी रूप का होता है। अर्थात याद रखो, आईएसपी यदि किसी कंप्यूटर को स्थायी आईपी एड्रेस स्थायी आईपी एड्रेस दे दे। अर्थात अगर ये कंडीशन हो रही है तो वो कौन-सा आईपी एड्रेस होगा? वो होगा स्थायी। इसी वजह से ये दूसरा वाला पार्ट गलत हो जाएगा, स्वचालित रूप से बदलेगा नहीं। तो यहाँ केवल और केवल ए सही है, वहाँ आर गलत हो जाएगा। ए, आर दोनों सही है? नहीं। ए गलत है, बिल्कुल गलत है। ए सही है, आर गलत है। सी पार्ट सही होगा, ठीक है? तो ख़ैर आज यहीं तक रखते हैं, ये कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन्स थे। इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। और इसकी पीडीएफ के लिए चलते-चलते फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, टेलीग्राम पर आप देख लीजिए, इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना या फिर आप एप्लीकेशन में आके हमारे लेखपाल बैच से जुड़ सकते हो। धन्यवाद।